दोस्तों नमस्कार। आज है 17 मई 2020 और आपका लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के हम देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, लेकिन उसके पहले आपसे एक ही विनम्र निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए और लाइक व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आइए शुरू करते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा एक ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। तो जैसा कि हम शुरू ही करते हैं पीआईबी से, जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट व ऑथेंटिक न्यूज होती है। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसी को मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहा जाता है। तो इसी के द्वारा ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म को विकसित किया गया है, जिसका नाम क्या दिया गया, समर्थ। तो पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में यानी समर्थ क्या है। तो समर्थ एक ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है। इसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दो आपके इसमें देखोगे तो दो इसके विभाग आते हैं। एक विभाग आपका है इसी के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, उच्चतर शिक्षा विभाग के नाम से इसे जाना जाता। तो जो सामर्थ्य ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है, इसको डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के द्वारा विकसित किया गया है। तो ये इसका उद्देश्य क्या है, तो भारत के जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वह हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी कि यूनिवर्सिटी व हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में सभी छात्रों को क्वालिटेटिव एजुकेशन यानी क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन उपलब्ध करवाना इसका प्रमुख मकसद या उद्देश्य है। इसी को ध्यान में रखते हुए समर्थ ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म को विकसित किया है। अब हम बात करते हैं किसने विकसित किया ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म को। तो जैसा कि हमने बताया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग है, उसी विभाग को डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के नाम से जाना जाता। तो इनमें या तो मानव संसाधन विकास मंत्री देगा या और डीप क्वेश्चन पूछना होगा तो अंदर पूछेगा कि उच्चतर शिक्षा विभाग के द्वारा ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म समर्थ को विकसित किया गया। तो ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा। अब हमने उद्देश्य या मकसद की बात किया तो भारत के जितने भी यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय हैं या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें क्वालिटेटिव एजुकेशन उपलब्ध कराई जाए, इसका मेन मकसद है। आगे हम देखें तो इसी को इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग के अंतर्गत विकसित किया गया है। किसके अंतर्गत विकसित किया गया है, तो इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग के अंतर्गत विकसित किया गया है। और इसी के अंतर्गत भारत में एक मिशन चल रहा, उसी को नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन कहा जाता है। तो उद्यम संसाधन आयोजना के अंतर्गत इसे विकसित किया गया है। और जो राष्ट्रीय स्तर पे कार्यक्रम चल रहा, उसी राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम का नाम नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन है। नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन है। इसमें सहायता इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक स्कीम के अंतर्गत भी ली गई है। अब हम आगे बात कर लेते हैं तो इससे क्या क्या फ़ायदा मिलेगा। तो अगर हम समर्थ की बात करें तो यह एक ओपन स्टैंडर्ड ओपन सोर्स आर्किटेक्चर को विकसित करेगा। ओपन स्टैंडर्ड ओपन सोर्स आर्किटेक्चर को, यानी यहाँ क्वालिटेटिव एजुकेशन भी होगी और ओपन सोर्स होगा। कोई भी आपका यहाँ जा कर के क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन को प्राप्त कर सकेगा। सिक्योर होगा, सुरक्षित होगा। इसके बाद आपका स्केलेबल होगा, एक पैमाना बेस होगा तथा इवोल्यूशनरी प्रोसेस होगा। इसमें ऑटोमेशन को सबसे ज़्यादा प्रमोट करने पर बल दिया जाएगा। तो यह इवोल्यूशनरी क्रांतिकारी प्रोसेस प्रक्रिया होगी जो ऑटोमेशन को प्रमोट करेगी और ऑटोमेशन इंजन फॉर यूनिवर्सिटीज़ एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो यह विश्वविद्यालयों के लिए या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनमें ऑटोमेशंस प्रोसेस को प्रोत्साहित करके
एक क्रांतिकारी इंजन का काम करेगा। तो वर्तमान समय में जो सामर्थ्य का क्रियान्वयन किया जाएगा, तो इसके क्रियान्वयन के लिए जो प्रमुख नोडल एजेंसी बनाई गई है तो वह NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र को, NIT कुरुक्षेत्र को इसका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी बनाया गया है। इसमें सहायता तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा सपोर्टेड है। एक आपका प्रोग्राम उसी के द्वारा इसमें टेक्निकल सहायता या सपोर्ट लिया गया है, उसी का नाम है TEQIP। तो हम जान लेते हैं TEQIP क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म है टेक्निकल ईज एजुकेशन, Q से क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। तो इसमें जो हेल्प ली गई है TEQIP के द्वारा ली गई है, जिसकी फुल फॉर्म है टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। तो इसी की सहायता से, उसी के समर्थन से किसको विकसित किया गया, समर्थ को विकसित किया गया है। और इसका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है NIT कुरुक्षेत्र में स्थापित किया गया है। NIT कुरुक्षेत्र में स्थापित किया गया है। आगे जान लेते हैं तो इससे और क्या फ़ायदा होगा। तो द इनिशिएटिव विल इन्हेंस, यानी इन्हेंस करेगी प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता थ्रू बेटर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, यानी कि एक बेहतर सूचना प्रबंधन के द्वारा, या जो हमारी उत्पादकता है क्वालिटेटिव बेस्ड जब एजुकेशन उपलब्ध कराई जाएगी, तो यह प्रोडक्टिविटी उत्पादकता को भी इन्हेंस करेगी। इन द इंस्टीट्यूट बाय सीमलेस, यानी सीमलेस का मतलब हुआ सीमा विहीन हो जाएगा। अब हमें कोई भी ज्योग्राफिकल यानी जो बाधा होती है, भौगोलिक बाधा होती है, वो समाप्त हो जाएगी और विश्व के प्रमुख जो विश्व स्तरीय संस्थान है वहाँ तक भी पहुँच हो सकेगी। और साथ ही भारत के उच्च क्वालिटी वाले एजुकेशन का भी लाभ इसके माध्यम से उठाया जा सकेगा। और इन्फॉर्मेशन तथा इससे यूटिलाइजेशन, यानी जो भी काम की हमारे लिए उपयोगी ज्ञान है उसको भी हम इस प्लेटफॉर्म का प्रयोग करते हुए, समर्थ का प्रयोग करते हुए हम खुद सामर्थ बन सकेंगे। तो ये आपका क्या है, समर्थ आपका क्या था, प्लेटफॉर्म था, यानी जो किसके द्वारा ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। आइए अगला देखिए, आते हैं अगला जो आपका PIB में ही न्यूज़ थी, ये साइंसटेक से है, तो आपको इसको ध्यान से सुनना है, हम बिल्कुल आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अब आइए, साइंटिस्ट एट CSIR दुर्गपुर है, उसी के द्वारा 2 मोबाइल डिसइंफेक्शन स्प्रेयर यूनिट को विकसित किया गया। ये न्यूज में है, यानी 2 मोबाइल डिसइंफेक्शन स्प्रेयर यूनिट को विकसित किया गया। तो पहला क्वेश्चन नहीं बनेगा कि हाल ही में 2 विकसित मोबाइल डिसइंफेक्शन स्प्रेयर यूनिट किसने विकसित किया है। तो ये काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR के अंतर्गत दुर्गपुर में इसकी एक सहायक शाखा है, उसी को CMERI कहा जाता। और CMERI की फुल फॉर्म है, C से सेंट्रल, M से मैकेनिकल, E से इंजीनियरिंग, R से रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट या दुर्गपुर में स्थित है। इसी के द्वारा मोबाइल डिसइंफेक्शन स्प्रे यूनिट का विकास किया गया है। तो अगर हम बात करें CSIR, तो पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में डिटेल एनालिसिस की थी। हमने कहा था कि यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, सांविधिक निकाय है। तो हमने कहा था जो भी पार्लियामेंट के कानून से कोई बॉडी एस्टैब्लिश्ड की जाती है, स्थापित की जाती, उसी को स्टैट्यूटरी बॉडी कहा जाता। तो CSIR स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसकी स्थापना 1942 में 1942 में होती है। और इसके जो प्रमुख होते, हमने कहा था इसके हेड प्रधानमंत्री होते हैं। इसके द्वारा जो भी अभी तक का अचीवमेंट रहा है उसको भी हमने उस वीडियो में डिस्कस किया
था। तो CSIR अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। अगला आपको बता दिए सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CMERI, इसको CMERI से याद रख सकते हो, ये दुर्गपुर में स्थित है। इसी के द्वारा मोबाइल डिसइंफेक्शन स्प्रेयर यूनिट का विकास किया गया, जिनमें कितने आपके मोबाइल डिसइंफेक्शन स्प्रेयर यूनिट हैं? तो दो। अब इसका मकसद क्या है आप जानते हो? कोविड-19 महामारी पूरे विश्व व्यापी रूप ले चुकी है, तो भारत में भी यानी बहुत ऐसी जगह हैं या स्थान है जिसको डिसइंफेक्ट करने की ज़रूरत है। तो उसी के लिए क्या किया गया? ये मोबाइल यानी डिसइंफेक्शन स्प्रेयर यूनिट का विकास किया गया है। इनमें से एक को क्या कहा जाता? BPDS कहा जाता, यानी BPDS कहा जाता। तो BPDS की फुल फॉर्म है बैटरी, B से बैटरी पावर्ड डिसइंफेक्टेंट स्प्रेयर, बैटरी पावर्ड डिसइंफेक्टेंट स्प्रेयर। और दूसरे का नाम है पोमिद। पोमिद का मतलब हुआ न्यूमेटिकली ऑपरेटेड मोबाइल इंडोर डिसइंफेक्शन। एक है यानी BPDS और दूसरी है पोमिड। और BPDS की फुल फॉर्म हमने बताया बैटरी पावर्ड डिसइंफेक्टेंट स्प्रेयर। और दूसरा कौन है? पोमिद। पोमिद की फुल फॉर्म क्या है? न्यूमेटिकली ऑपरेटेड मोबाइल इंडोर डिसइंफेक्शन के नाम से इसे जाना जाता है। अब इसका यूज क्या होगा? जो पैथोजेनिक बीमारियां माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीवों के माध्यम से होती हैं, उसको क्या किया जाएगा? डिसइंफेक्ट किया जाएगा, विसंक्रमित किया जा सकेगा, यानी वायरस इत्यादि को समाप्त किया जा सकेगा। और हॉस्पिटल इत्यादि जो प्रमुख रूप से स्वच्छ रखने योग्य स्थान होते हैं, उनको प्रभावी रूप से क्लीन या साफ सुथरा रखा सकेगा। इनका कहाँ हम यूज कर पाएंगे? तो इसके अलावा इसका मल्टी स्थानों पर प्लेसेज पे इसका यूज हम कर पाएंगे, और साथ में दोनों काम एक साथ हो सकेगा। इसके माध्यम से हम क्लीन भी कर सकेंगे और विसंक्रमित भी डिसइंफेक्ट भी कर सकेंगे। जैसे जो अक्सर प्रायः हम ऐसे स्थान जिसको टच करते हैं या जो हमारे संपर्क में आते हैं, उन सबको कुछ एग्जाम्पल जैसे आपकी टेबल्स हो गई, डोर नॉब्स हो गया, लाइट स्विचेज हो गई, काउंटर टॉप्स हो गया, हैंडल्स हो गए, डेस्क हो गए, फोन्स हो गए, कीबोर्ड्स हो गए, टॉयलेट्स हो गए, फासेट्स हो गए, सिंक्स हो गया एंड कार्ड बोर्ड्स हो गया। इनका हम आम तौर पर क्या करते हैं? यानी इसका उपयोग करते हैं। तो इन्हीं को क्लीन व डिसइंफेक्ट दोनों किया जा सकेगा। अभी तक हमारे पास जो भी आपके यंत्र थे या जो भी मशीनरी थी, उनके माध्यम से हम एक ही काम एक साथ कर पाते थे, या तो क्लीन कर पाते थे या फिर डिसइंफेक्ट कर पाते थे। तो ये पहली बार होगा कि दोनों चीज़ें हम एक साथ कर पाएंगे, क्लीन व डिसइंफेक्ट दोनों को एक साथ कर पाएंगे। तो ये हमारा कोविड-19 जो महामारी है उसको रोकने में कारगर साबित होगा। आइए दूसरा हम इसी साइंस टेक से, अभी PIB ही चल रहा, तो PIB में जो अगली जो न्यूज़ थी, साइंटिस्ट कहाँ के साइंटिस्ट? तो ARCI के साइंटिस्ट। यानी अर्की से आप ऐसे इसको याद रख सकते हो। तो आपकी बॉडीज आपकी जो काम के हैं वो आपको पता होगा, याद रहेंगी। तो ARCI यानी अर्की, ARCI इसकी फुल फॉर्म समझ लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसी को यानी इंटरनेशनल एडवांस्ड, यहाँ देखिए, एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स कहा जाता। तो आपकी ARCI यानी एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स के द्वारा, तथा साथ में एक तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है स्वायत्त संस्थान जो कि विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आता है, उसी का नाम क्या है? श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ
मेडिकल साइंस तिरुवनंतपुरम, श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज तिरुवनंतपुरम, इन दोनों ने मिल करके यानी ARCI और प्लस SCTIMS यानी श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस तिरुवनंतपुरम के द्वारा मिल करके न्यू जनरेशन, एक नया जनरेशन का आयरन मैग्नीज बेस्ड एलॉयज, एलॉयज माने होता मिश्र धातु, फॉर बायोडिग्रेडेबल मेटल इम्प्लांट्स विकसित किया गया। यानी ये है क्या, इम्प्लांट्स है, जिसमें यूज किसका हुआ है, तो यूज हुआ है आयरन व मैग्नीज बेस्ड एलॉयज का, आयरन व मैग्नीज बेस्ड एलॉयज का। तो ये बायोडिग्रेडेबल है, यानी इसके जो रेसिड्यू होंगे, अवशिष्ट होंगे, वो क्या होंगे, अपने आप, यानी उनका उपचार डिस्पोजल के लिए हमें अलग से कोई टेक्निक की आवश्यकता नहीं होगी, वो मृदा में स्वतः समाप्त हो जाएंगे। तो ये बायोडिग्रेडेबल मेटल इम्प्लांट्स है। तो इसका यूज कहाँ किया जा सकेगा, तो ये मानव में इसका यूज किया जा सकेगा। अभी तक इसका चूहों पर सफल परीक्षण किया जा चुका है। तो इसमें आप देखोगे कि बायोडिग्रेडेबल मेटल्स प्लांट्स, यानी मेटल का, धातुओं का, ऐसी धातुएं जो मृदा में आसानी से क्या हो सकती हैं, मिल सकती हैं, उनका यूज किया गया है। बायोडिग्रेडेबल मेटल्स की बात करें तो इनमें आपका कौन कौन आता, तो आपका लोहा हो गया, मैग्नीज हो गई, जिंक हो गई, व कुछ पॉलीमर बहुलक होते हैं जिनको एज ए बायोडिग्रेडेबल मेटल्स या मटेरियल्स के रूप में हम यूज करते हैं। तो इससे आपका होगा क्या, इसका फ़ायदा क्या होगा। अभी तक जो इम्प्लांट हम करते थे तो इम्प्लांट करने में काफ़ी दिक्कतें, मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, लेकिन पहली बार होगा कि हम, एक तो इको फ्रेंडली है, पर्यावरणीय हितैषी है, और दूसरी तरफ इसके कई अन्य फ़ायदे भी हैं। तो उन्हीं फ़ायदों को हम देखते हैं। तो इसके माध्यम से क्या फ़ायदा होगा, हीलिंग जो घाव हो जाते हैं इम्प्लांट करने के समय, मान लो सर्जरी कर रहे हो या इम्प्लांट कर रहे हो, तो इम्प्लांटेशन आपका होता है। तो इम्प्लांटेशन करने के समय जो घाव हो जाते थे, घाव की प्रक्रिया को बहुत जल्दी इसके माध्यम से भरा जा सकेगा, तथा देन डिग्रेड ग्रेजुअली बाय मेंटेनिंग द मैकेनिकल इंटीग्रिटी विदाउट लिविंग एनी इम्प्लांट रेजिड्यू इन द ह्यूमन बॉडी। और इसमें मैकेनिकल इंटीग्रिटी को बनाए रखने के साथ साथ धीरे धीरे इसको डिग्रेड किया जा सकेगा, धीरे धीरे डिग्रेड किया जा सकेगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे बॉडी के अंदर कोई भी इम्प्लांट रेजिड्यू नहीं बचेगा, इम्प्लांट रेजिड्यू नहीं बचेगा, वो धीरे धीरे क्या होगा, समाप्त हो जाएगा हमारे बॉडी के अंदर। आगे आप देखोगे वो आपका कैल्शियम फास्फेट के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, जो हमारे लिए उपयोगी होता है। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारे बॉडी में कोई भी आपका इम्प्लांटेशन हुआ है तो इम्प्लांटेशन के अंतर्गत जो घाव हो गया, वो घाव एक तो आसानी से भर जाएगा, और दूसरा हमारे बॉडी के अंदर कोई भी इम्प्लांट रेजिड्यू नहीं बचेगा। तो यह एक बेटर अल्टरनेटिव विकल्प है, जो वर्तमान समय में हम मेटालिक इम्प्लांट का यूज करते थे। मेटालिक मतलब धातु, जो कई प्रकार की धातुएं होती, जिनमें आप देखोगे परमानेंट आपकी कौन सी होती, परमानेंट आपका अन्य वर्तमान समय में जो टेक्निक थी उससे आपकी बेहतर टेक्निक है, उससे क्या है आपका बेहतर टेक्निक है। तो क्यों बेहतर है, क्योंकि इसका साइड इफ़ेक्ट भी कोई लंबे, यानी अभी तक की जो हमारी टेक्निक थी, हम तुरंत उपचार कर देते थे, इम्प्लांट कर देते थे, लेकिन बाद में उसका काफ़ी साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता था, जिनमें सिस्टेमिक
टॉक्सिसिटी यानी हमारे अंदर जहर फैल जाता था, या क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो जाता था यानी आपका सूजन आ जाती थी, या थ्रोम्बोसिस नामक बीमारियां हो जाती थी। तो ये जो आपकी सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी या फिर क्रोनिक इन्फ्लामेशन या थ्रोम्बोसिस नामक जो साइड इफ़ेक्ट होते थे, जो एक लंबी प्रक्रिया के बाद हमें दिखाई देते थे, अब वो हमारे बॉडी के अंदर इम्प्लांट करने के समय नहीं हो सकेंगे, क्योंकि पहली बार होगा कि हम फेरस मैंगनीज एलॉयज का बेस्ड एलॉयज का इम्प्लांट के रूप में क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। अभी तक मेटालिक इम्प्लांट्स का यूज किया जाता था। तो इसमें ARCI की जो टीम है वो एम्प्लॉयड है बोथ, यहाँ देखिएगा, कन्वेंशनल मेल्टिंग एंड पावर मेटलर्जी टेक्निक, यानी दोनों जो कन्वेंशनल मेल्टिंग यानी पिघलना होता है और पाउडर मेटलर्जी टेक्निक, दोनों से लैस है हमारी जो ARCI की टीम है। वह परंपरागत मेल्टिंग एंड पाउडर मेटलर्जी टेक्निक दोनों प्रकार की यानी उसके पास तकनीकी है। अब इसमें क्या होगा, ताकि अब दोनों प्रकार की तकनीकी का प्रयोग करते हुए वह फेरस एक नया फेरस मैंगनीज बेस्ड बायोडिग्रेडेबल एलॉयज का विकास किया है, को विनिर्मित किया है। और स्टेंट जो होता है, स्टेंट की जो डायमेंशन है वो भी काफ़ी हद तक कम की जा सकी है। स्टेंट का मतलब हुआ, मान लो ये आपका हाथ है, हथेली है, और यहाँ इतना मांस आपको निकाल के अलग लगाना है, या यहाँ आपको इतना यहाँ इम्प्लांट करना है, तो आपका इसी को क्या कहा जाता है, स्टेंट कहा जाता है। कि कितना स्पेस आपका कम से कम कहीं आपका डिसऑर्डर है और उस डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए कम से कम कितना आपका क्षति कम पहुँचे, तो आपका घाव कम हो, तो उसी को स्टेंट का कहा जाता। तो स्टेंट होता है वो कितना आपका डायमेंशन का होगा, तो ये आपका इसका व्यास की हम बात करें तो 2 mm होगा, लेंथ इसकी 12 mm होगी, और वाल जो थिकनेस होगी, थिकनेस वो आपका 175 यानी माइक्रोमीटर होगा। तो इसकी दीवार की मोटाई भी बहुत ज़्यादा नहीं होगी स्टेंट के अंतर्गत, तो ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसमें अभी तक क्या होता था, यानी मैग्नेटिक फील्ड मजबूत एक सबल मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता था, जो लगभग 20 टेस्ला के आसपास होता था, जिससे कई दिक्कतें आ जाती थी। लेकिन इसमें स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंस के बाद भी ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल यानी गैर चुंबकीय धातु के रूप में कार्य करेगा। तो ये आपको ध्यान रखिएगा। जो आपका ये फेरस आयरन यानी फेरस मैंगनीज बेस्ड एलॉयज इम्प्लांट्स है, वो आपका नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के रूप में यानी प्रयोग किया जाएगा के रूप में कार्य करेगा। वर्तमान समय में जो परमानेंटली यानी टाइटेनियम व स्टेनलेस स्टील मेटालिक इम्प्लांट का प्रयोग किया जाता था, उसके समान है, उससे कहीं भी किसी भी कीमत पर ये कम नहीं है। ऊपर से फायदे भी इसके एक्स्ट्रा हैं। जो एलाइज होगा मिश्र धातु, उसकी जो डिग्रेडेशन रेट होगी यानी ह्रास दर होगी, नष्ट होने की दर होगी, वो काफ़ी ज़्यादा है। तो आपकी कितना, तो आपका 0.14 से लेकर के 0.026 mm प्रति ईयर है। mm प्रति ईयर है। इसका मतलब क्या हुआ वो समझ लेते हैं कि जो मानव बॉडी है, मानव बॉडी में जो सिमुलेटेड बॉडी फ्लूइड्स है, सिमुलेटेड बॉडी फ्लूइड्स को नष्ट होने में उसकी जो दर है वह कितनी है, 0.14 से लेकर 0.026 यानी मिलीमीटर प्रति वर्ष प्रति साल है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जो फेरस मैंगनीज एलॉयज है वह 3 से 6 महीने में
क्या होगा, यानी समाप्त हो जाएगा। और अगर पूरी तरीके से जो हमारे बॉडी से बिल्कुल ख़त्म होने की बात है, दिखाई ही ना दे, उसको 12 से 24 महीने लगेंगे, यानी लगभग 1 साल से 2 सालों में पूरी तरीके से ये आपका फेरस मैंगनीज एलॉय जो होगा वो पूरी तरीके से क्या होगा, समाप्त कर देगा। तो ये समाप्त हो जाएगा। तो ये इसका अन्य फायदा है। तो आपके 3 साइंस टेक के थे, हमने कोशिश की आपको समझाने की, समझ में आपको आ गया होगा। अब आगे आते हैं डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम आपकी ये लॉन्च की गई है। तो आपका समझ लेते हैं रक्षा टेस्टिंग और संरचना स्कीम, इसी को हिंदी में बोलते। तो किस लिए लॉन्च की गई, तो पहला यही है कि घरेलू स्तर पे रक्षा क्षेत्र को मजबूत किया जाए। अधिकांश जो हमारी रक्षा ज़रूरतें हैं, चाहे वो हथियार हों या अन्य अत्याधुनिक यानी टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी से लैस अन्य उपकरण हों, उनको घरेलू स्तर पे विकसित किया जाए। और साथ ही एरोस्पेस यानी अंतरिक्ष विनिर्माण भी भारत में किया जाए। तो इसी के लिए 400 करोड़ रुपये के साथ हमने इसको स्थापित करने का प्लान किया है। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका स्टेट ऑफ द आर्ट टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। यानी स्टेट ऑफ द आर्ट टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब हुआ कि भारत में ही क्या किया जाएगा, डिजाइन डेवलप हुआ अन्य प्रकार का विकास किया जाएगा। आइए इसमें हम जान लेते हैं कंपोनेंट क्या हैं। तो इसमें 6 से 8 लगभग 6 से 8 नई टेस्टिंग फैसिलिटी की स्थापना की जाएगी। पहला कंपोनेंट क्या है तो इस स्कीम का, तो 6 से 8 नई टेस्टिंग फैसिलिटी, 6 से 8 नई टेस्टिंग फैसिलिटीज़ का डेवलपमेंट किया जाएगा, को स्थापित किया जाएगा, जिसमें प्राइवेट इंडस्ट्री यानी कि प्राइवेट इंडस्ट्री का भी सहारा लिया जाएगा। प्राइवेट इंडस्ट्री का भी सहारा लिया जाएगा। अगला 75% जो अनुदान होगी ग्रांट इन एड के फॉर्म में वो सरकार के द्वारा दिया जाएगा, जबकि 25% स्पेशल पर्पज व्हीकल जो कि कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत इसे स्थापित किया गया था। तो 25% स्पेशल पर्पज व्हीकल के अंतर्गत, यानी ये पैसा वो खुद लगाएगी, एसपीवी स्पेशल पर्पज व्हीकल। आइए अधिकांश जो टेस्ट फैसिलिटी हैं उसको जानते हैं, कहाँ आपका किसके अंतर्गत लाई जाएंगे। तो इसकी जो मेजॉरिटी टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं उनको डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के अंतर्गत शामिल किए जाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है, या कहा जाए कि इसे डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत इसको लाया जाएगा। तो आपका वो स्कीम थी, हमने डिस्कस कर ली। अगला जो चर्चा में रहा है इवेंट बोर्ड को लेकर के रहा है। तो पूछा जा सकता प्रीलिम्स में कि चर्चा में रहा शब्द इवेंट बोर्ड क्या दर्शाता है। तो अभी जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, इसे को सेट इन कहा जाता है इन इंडिया। तो एक कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने एक मालवेयर के बारे में चेतावनी वार्निंग जारी की है। तो हम जान लेते हैं वार्निंग है क्या। उन्होंने बताया है कि आपको एक मालवेयर है उससे सतर्क रहने की ज़रूरत है। इसी मालवेयर का नाम क्या दिया गया, इसी का नाम दिया गया ट्रोजन। ट्रोजन एक प्रकार का मालवेयर है जो क्या करता है, यानी चोरी करता है पर्सनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। आपकी जो व्यक्तिगत वित्तीय सूचनाएं हैं वो आपके एंड्रॉयड फ़ोन यूजर्स से इनकी चोरी करता है, और इस प्रकार आपके पर्सनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्राप्त करके आपके मान लो खाता है यानी अकाउंट है या अन्य प्रकार के माध्यम से आपका पैसा चुराने का, फिरौती करने की इसके माध्यम से कोशिश की जाती है। तो हम जान लेते हैं यहाँ जो ये मालवेयर
मालवेयर होता क्या है? तो असल में जो मालवेयर होता है वो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है। तो ट्रोजन भी एक मालवेयर है या आपका क्या है, यानी आपका ट्रोजन जो सॉफ्टवेयर है या मालवेयर। और मालवेयर की यानी क्या होती है? ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर में अनधिकृत रूप से पहुंच को सुनिश्चित करते हैं और अनधिकृत रूप से सूचनाएं प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, चाहे ये मोबाइल फ़ोन से हो या फिर आपका एंड्रॉयड फ़ोन से। तो इसके माध्यम से सूचनाएं प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। तो आपका ये पूछा जा सकता है इवेंट बोट आपका क्या है, क्यों चर्चा में रहा। अगला हम न्यूज़ देख लेते हैं। अगली जो न्यूज़ में था एक क्यू यानी कुनाइन या कुनाइन इसी को कहा जाता, कुनाइन नौग ला द्वीप को लेकर के था। कुनाइन नौगला द्वीप असल में मेघालय के एक गांव का नाम ही रख दिया गया, कुनाइन नागला द्वीप मेघालय का। तो पूछा जा सकता चर्चा में रहा कुनाइन नागला द्वीप क्या है? तो मेघालय का एक गांव है। तो असल में हुआ क्या, जो कुनाइन आपकी होता है जिसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं? मलेरिया के उपचार में करते हैं। और इस कुनाइन को किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता? सिनकोना नामक वृक्ष से आपका क्या किया जाता? प्राप्त किया जाता। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका। असल में हुआ क्या, इस गांव में बहुत ज़्यादा इसी सिनकोना वृक्षों का प्लांटेशन हुआ। और ये जो सिनकोना वृक्ष है ये किस आपका कुछ फैमिली का आपका वृक्ष है? तो ये रूबियासी फैमिली का क्या है? वृक्ष है। तो इसी कारण इस गांव का नाम ही कुनाइन नागला द्वीप रख दिया गया है। और ध्यान दीजिएगा जो कुनाइन होता ये एल्कलॉइड होता है। ये क्या होता? एल्कलॉइड होता है। आगे आइए, अगला जो न्यूज़ में था एक घड़ियाल को लेकर के था। तो समझ लेते हैं ये आखिरकार न्यूज में क्यों था। क्योंकि 40 जो घड़ियाल हैं वो घाघरा नदी, आप देखिए गंगा नदी बहती, तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा ये बताए थे गंगा नदी की बाईं तरफ की सहायक नदियां हैं। तो रामगंगा, गोमती, घाघरा जो ये आपकी तीसरी नदी है आपका घाघरा, इसी में 40 घड़ियाल घाघरा नदी में रिलीज किए गए हैं। तो ये न्यूज़ में था। हमारे लिए घड़ियाल इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 2017 या इसके पहले क्वेश्चन IAS प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। 2017 के IAS प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था कि घड़ियाल भारत में कहाँ देखने को मिल सकते। तो उत्तर भारत में जो प्रमुख नदियाँ हैं उनमें प्रमुख रूप से इनको पाया जा सकता है। उनमें ऑप्शन चंबल नदी था, वही सही आंसर होता। तो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन पूछा था, लेकिन पता होना चाहिए अब आपको हर चीज़ें। तो आज इतना इम्पॉर्टेंट है, 40 घड़ियालों को हमने किस नदी में रिलीज़ किया? घाघरा। तो घाघरा ध्यान रखिएगा, ऑप्शन दे देगा और आप सोचने लगोगे घाघरा में हो सकता है घड़ियाल ना पाया जाता हो, लेकिन ये 40 घड़ियाल को रिलीज़ किया गया है। IUCN की रेड लिस्ट की अगर हम बात करें तो ये आपका इसमें क्रिटिकली इंडेंजर्ड रखा गया। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 में भारत में कानून बना था उसकी शेड्यूल 1 में इसे डाला गया है। ये कहाँ कहाँ पाया जाता? तो गिरवा नदी, गिरवा के बाद चंबल नदी, केन नदी, सोन नदी, महानदी, रामगंगा जो अभी आपको बना के बताए थे, रामगंगा, गोमती, उसके बाद घाघरा में पाया ही जाएगा। अभी 40 घड़ियाल उसमें रिलीज़ किए गए। रामगंगा, गोमती में आपका उत्तर भारत की जितनी अधिकांश नदियां हैं तो उसमें आपको सभी लगा देना कि लगभग सब में पाया जाता है। तो जो फेमस है आपका स्थान इसके हैं, गिरवा हो गया, चंबल नदी हो गया, आपका केन हो गई, केन के बाद आपका कौन हो गई? सोन नदी। सोन आपका ये गंगा जो बनाए थे, ध्यान से समझिएगा, ये आपका गंगा है। तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, कोसी के बाद आपका सोन, सोन के बाद महानंदा। तो ये आपकी इधर की हो गई और ये आपका सोन इधर से, ये वाली कोसी ऊपर की है, सोन यहाँ से, सोन पुनपुन जो 2 नदियाँ हैं ये आपकी जाती हैं दाईं तरफ की गंगा की सहायक नदी हैं। तो ये आपका रामगंगा में भी पाया जाएगा। उसके बाद जो फेमस स्थान है आपका घाघरा में अभी बताई दिए हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, रामगंगा, गोमती, घाघरा। उसके बाद गंडक, गंडक के बाद आपका कोसी
कोसी के बाद आपका महानंदा, तो कोसी में आपकी पाए जाते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। उसके बाद गिरवा नदी और गिरवा के बाद महानदी, महानदी का मतलब हुआ ये भारत बनाई है, तो आपका भारत में महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तो ये महानदी पहली वाली वहाँ पर भी पाया जाता है। बाकी आपका सोन चंबल, ये आपका चंबल आपका जानते हो, चंबल आपका इटावा वाला क्षेत्र आपका मध्य प्रदेश वाला, तो वहाँ पर आपका चंबल के डाकू के फेमस, तो चंबल नदी में प्रमुख रूप से पाया जाता है। तो ये आपका ये नदियाँ ध्यान रखिएगा, गिरवा, चंबल, केन, सोन, महानदी, रामगंगा इत्यादि में यह आपका पाया जाता है। ये फोटो देख लीजिए, यही है आपका घड़ियाल। इसके अलावा नेपाल में भी पाया जाता है, वहाँ पर राप्ती नारायणी नदी है। और आपको बताते चलें, चूँकि ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, तो इसको बचाने के लिए, संरक्षण करने के लिए हमने प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल को भी 1975 में क्या किया है, यानी लॉन्च किया था। तो इनमें कौन कौन आपका, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार थी, UNDF था यूनाइटेड नेशंस, उसके बाद आपका कौन था, तो यूनाइटेड नेशंस यानी DF था, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट फंड के द्वारा शुरू किया गया था। अगला फाओ था, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी GOI, UNDF हुआ, FAO, इन तीनों की संयुक्त रूप से प्रयासों से 1975 में प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल शुरू किया गया। अब प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल इस चर्चा में आया तो अन्य आपके माइंड में आ जाना चाहिए, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट हंगोल, ये सब आपके कब शुरू किए गए उसके बारे में आपको पता करना चाहिए। इस संबंध में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संरक्षित क्षेत्रों की बात करें तो आपका सीधी सी बात चंबल होगा, तो चंबल को नेशनल चंबल सेंचुरी ही बना दिया गया। और दूसरा आपका है कतनिया घाट, कटरिया घाट और वन्य जीव अभयारण्य, दो इसके प्रमुख हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, चंबल और कटरिया घाट। आइए आपका जो अगला चर्चा में था, ये गोल को लेकर के था। ये गोल लक्ष्य वाला गोल नहीं, बल्कि हम गोल समझ लेते हैं। तो गोल की फुल फॉर्म क्या है, तो गोल की फुल फॉर्म है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स, इससे जनजातीय मंत्रालय व फेसबुक दोनों के संयुक्त प्रयासों से इसको शुरू किया गया है। तो ये गोल को गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स के द्वारा इसे शुरू किया गया। तो गोइंग ऑनलाइन एज ए लीडर्स यानी कि गोल जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया, तो भारत में एक आपका मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल है, जनजातीय मंत्रालय है, और दूसरा फेसबुक, दोनों ने शुरू किया गया। इसमें किया क्या जाएगा, तो इसमें 5000 कितने 5000 यंग ट्राइबल एंटरप्रेन्योर्स और प्रोफेशनल आर्टिस्ट इत्यादि को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें 5000 जो ट्राइबल जनजातीय उद्यमी हैं या पेशेवर हैं या आर्टिसंस हैं या आर्टिस्ट कलाकार हैं, इन सबको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो डिजिटल दुनिया में आसानी से काम कर सके। यानी कि डिजिटल स्किल के लिए है, किसके लिए है, डिजिटल स्किल के लिए है। और यह पार्ट है डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम का। डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के अंतर्गत डिजिटल स्किल आपको प्रदान की जाती है। आइए अगला हम देख लेते हैं, भारत व विश्व बैंक के बीच अभी आपका एक कोविड-19 की मार झेल रहे जो सामाजिक आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं व सुभेद्य वर्ग हैं, उनको सहायता पहुंचाने के लिए भारत के द्वारा कई कार्यक्रम शुरू किए गए। आपने नाम सुना होगा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण कोष इत्यादि की स्थापना की गई है। तो इसी के इसमें मदद देने के लिए वर्ल्ड बैंक पहले भी भारत का साथ दिया और इस बार फिर से साथ दिया है। तो इसी के अंतर्गत आपका 1 बिलियन आपका $, के प्रस्ताव पर साइन किया गया है। 1 बिलियन $, वो आपका विश्व बैंक क्या करेगा, भारत को देगा। तो विश्व बैंक की दो आपकी हैं, एक आपका है ईडा और दूसरा है आपका इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी से को कहा जाता, अब दूसरा IBRD। तो इन दो संस्थाओं दोनों का स्टाफ अलग नहीं होता। इसकी स्थापना
कब 60 में की गई थी और IBRD की स्थापना 1957 में होती 1957 में। तो इन दोनों के द्वारा दोनों का स्टाफ एक जैसा है, दोनों ये डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए, और ये IBRD है कंसेशनल यानी रियायत दर पर लोन क्या करती है, पुनर्निर्माण के लिए। रिस्ट्रक्चर्ड यहाँ आर की फुल फॉर्म ही है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिस्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। तो ये आपका रिस्ट्रक्चर के लिए, मान लो कोई देश आपका खंडहर की स्थिति में पहुंच गया तो कैसे बाहर निकले, उसके लिए कंसेशनल रियायती दर पर लोन उपलब्ध कराया जाता है, या बहुत कम ब्याज दर होती है या ना के बराबर होती है। और जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी है ये डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में कार्य करती। तो इन दोनों संस्थाओं के द्वारा मिलकर के $1 बिलियन भारत को यानी क्या दिया जाएगा, अनुदान दिया जाएगा। तो इनमें आपका 2020 के लिए 750 मिलियन होगा और बाकी 250 मिलियन आपका 2021 में जैसी परिस्थिति होगी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए दिया जाएगा। तो ये पैसा कहाँ खर्चा होगा, तो ये पैसा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत जो PDS है या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, इसके अंतर्गत कैश ट्रांसफ़र व फूड सब्सिडी व कमज़ोर व सुभेद वर्ग को मदद पहुँचाने के लिए जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसके अंतर्गत इस फंड का यानी खर्च किया जाएगा। अब हम यहाँ बात करें वर्ल्ड बैंक, तो जानते हो वर्ल्ड बैंक की स्थापना ब्रेटन वुड्स समझौता 1944 में होता है। उसी के बाद फिर इसकी स्थापना की जाती है 1945 में। तो ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड बैंक दूसरा, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दोनों की स्थापना एक साथ होती है और दोनों ब्रेटन वुड्स समझौते का परिणाम होते हैं। अगला समझ लेते हैं। अभी आपका कृषि संबंधी राहत उपायों की भी घोषणा कर दी गई। इसके पहले आपने देखा कि 12 मई को मोदी साहब ने अनाउंसमेंट किया कैसे कैसे भारत की अर्थव्यवस्था रिवाइव करना है, क्योंकि ग्रोथ रेट आपकी अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं, जैसे आपने देखा मूडीज ने आपकी भारत की जो ग्रोथ रेट बताई 2020 में वो 0% आपका पहुंचा दिया है। तो भारत की अर्थव्यवस्था काफ़ी डामाडोल स्थिति से गुजर रही है। तो इसी में आपका कृषि संबंधी राहत यानी उपायों की अनाउंसमेंट की गई। इनमें से 8 उपाय बुनियादी ढांचा को बेहतर बनाने के लिए हैं और 3 उपाय जो प्रशासनिक और शासन व प्रशासन के स्तर पर जो कमियां हैं उनमें सुधार करने के लिए अनाउंसमेंट की गई हैं। अब हम बात कर लेते हैं 8 जो कृषि संबंधी बुनियादी ढांचा है उसमें क्या किया जाएगा। तो इसके लिए आपका फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया है। तो इसके लिए कृषि आधारभूत अवसंरचना कोष की स्थापना होगी, जो कृषि में आधारभूत ढांचे की जरूरत है उसको पूरा करेगा। तो कृषि आधारभूत अवसंरचना कोष 1 लाख करोड़ रुपये के साथ क्या होगा, कृषि आधारभूत अवसंरचना कोष। कृषि आधारभूत अवसंरचना कोष का निर्माण कितने रुपये से किया जाएगा, तो 1 लाख करोड़ रुपये के फंड के साथ कृषि आधारभूत अवसंरचना कोष होगा। और दूसरा क्या प्रयास किया जाएगा, जो माइक्रो फूड एंटरप्राइज है अभी तक ये अनौपचारिक क्षेत्र में है, इनमें ध्यान नहीं दिया जाता, इसको औपचारिक क्षेत्र में एंट्री प्रवेश कराने की पूरी यानी कोशिश की जाएगी। और इसके लिए कितने हज़ार रुपये, तो आपका ये 10,000 करोड़ रुपये का क्या किया गया यानी प्रबंध किया गया है। इसी को बोला गया वोकल फॉर लोकल विद ग्लोबल आउटरीच। वोकल फॉर लोकल विद ग्लोबल आउटरीच को ध्यान में रखते हुए 10,000 करोड़ रुपये के साथ माइक्रो फूड जो एंटरप्राइज हैं, सूक्ष्म खाद्य उद्यम है, उसको औपचारिक क्षेत्र में प्रवेश कराया जाएगा। अगला हम बात करें अगर, तो ये आपका प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू की गई है। तो इसके अंतर्गत 20,000 करोड़ रुपये का प्रबंध किया गया है। तो ये आपका प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 20,000 करोड़ रुपये के साथ इसको शुरू किया गया है। अगला जो चौथा हम कार्यक्रम की बात करें तो नेशनल एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम जो चल रहा, तो उसमें अभी तक फंडिंग कितनी हुई थी 13,343 करोड़। तो इसी को और अधिक एक्सपेंड किया जाएगा, विस्तारित किया जाएगा। इसमें जानवरों में होने वाला खुरपका मुंहपका रोग होते हैं या अन्य प्रकार की बीमारियां होती, उनको पूरी तरीके से समाप्त करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है।
तो एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देते, 4 क्षेत्र आपके हो गए। तो आपका फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत कृषि आधारभूत अवसंरचना कोष की स्थापना 1 लाख करोड़ रुपए के साथ की जाएगी। और उसके बाद जो वोकल फॉर लोकल विद ग्लोबल आउटरीच के साथ क्या किया जाएगा, जो माइक्रो फूड इंटरप्राइज हैं उनको औपचारिक क्षेत्र में प्रवेश दिलाया जाएगा। इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया गया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत 20 लाख करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया गया। चौथा हमने कहा नेशनल एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम जो 13,343 करोड़ रुपए के साथ शुरू किया गया था, उसका और अधिक विस्तार किया जाएगा। अब 5वें क्षेत्र की बात कर लेते हैं। एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड 15,000 करोड़ रुपए के साथ स्थापित किया जाएगा। यानी एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, तो अहिद इसको आप शॉर्टकट में याद रख सकते हो, आहिद एफ। तो अहिद आपका क्या हो जाएगा, आहिद आपका हो गया एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड आपका 15,000 करोड़ रुपए के साथ इसको यानी स्थापित किया जाएगा। इसी को हिंदी में पशुपालन अवसंरचना विकास कोष के नाम से जाना जाता, जो 15,000 करोड़ रुपए के साथ स्थापित होगा। तो ये अहिद की भी स्थापना की जाएगी। अगला प्रमोशन ऑफ हर्बल कल्टीवेशन। हर्बल का मतलब हुआ जो मेडिसिनल प्लांट होते हैं उनके कल्टीवेशन को प्रमोट किया जाएगा। तो अगले 2 वर्षों में आने वाला जो 2 वर्ष है 4,000 करोड़ रुपए के साथ हर्बल खेती को प्रमोट किया जाएगा और 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को हर्बल कल्टीवेशन के अंतर्गत कवर किया गया। और इसके अंतर्गत नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है, उनको जिम्मेदारी दी गई कि गंगा नदी के किनारे 800 हेक्टेयर कितने क्षेत्र में 800 हेक्टेयर क्षेत्र में औषधि गलियारा विकसित कर औषधि पौधे का क्या करे, विकास करे। जो नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड की जिम्मेदारी होगी कि गंगा नदी के किनारे 800 हेक्टेयर क्षेत्र में औषध गलियारा का विकास करे और औषधि पौधे का क्या करे, विकास करे, औषधि पौधे को अधिक से अधिक रोपण करे। इसके लिए अगले 2 वर्षों में कितने करोड़ रुपये, तो हमने कहा 4,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। अगला जान लेते हैं बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन को प्रमोट करने के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। तो मधुमक्खी पालन को भी विशेष ध्यान रखा गया और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉप टू टोटल पे पहुंचा जाएगा। टॉप क्या था, ये ऑपरेशन ग्रीन 2018-19 के बजट में इसकी अनाउंसमेंट हुई थी। ऑपरेशन ग्रीन 2018-19 के बजट में ऑपरेशन ग्रीन की यानी पहल की शुरू की गई थी। इसमें टोमेटो और ओनियन पोटैटो 3 को मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के द्वारा शुरू किया गया था। इसमें अभी तक 3 केवल आपके इन्हीं की प्रोसेसिंग को यानी किया जाता था, यानी टोमेटो टमाटर और ओनियन प्याज हुआ, पोटैटो आलू। अब इसमें सभी प्रकार के फल हुआ, सब्जी यानी टोटल यहाँ शब्द यूज हुआ, टोटल सब कुछ फल सब्जी को इत्यादि को शामिल कर दिया गया। तो ये 8 एरिया हैं जहाँ पर आपका प्रमुख रूप से ध्यान दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं 3 हमने कहा प्रशासन व प्रशासन से संबंधित सुधार इसमें शामिल किए गए। उसकी बात करें तो आवश्यक वस्तु अधिनियम है, तो ये भी आपके लिए अब इम्पॉर्टेंट हो गया। 1955 में इनमें आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। तो इनमें किया क्या जाएगा, जो खाद्य पदार्थ है जैसे अनाज, खाद्य तेल, तिलहन दलहन आलू, इन सबको इस अधिनियम से बाहर कर दिया गया है ताकि आम पब्लिक को किसी प्रकार की मुश्किल का सामना करना ना पड़े। इसके अलावा केंद्रीय मार्केटिंग कानून है, केंद्रीय मार्केटिंग कानून सेंट्रल मार्केटिंग लॉ का भी निर्माण किया जाएगा। तो सेंट्रल मार्केटिंग लॉ का क्या किया जाएगा, फार्मूलेशन किया जाएगा। इसके अलावा और क्या किया जाएगा, एग्रीकल्चरल यील्ड प्राइसिंग क्वालिटी एश्योरेंस का निर्माण किया जाएगा। तो एग्रीकल्चरल
यील्ड, प्राइसिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस का निर्माण किया जाएगा। तो ये 3 आपके क्या हैं, आपके प्रयास किए जाएंगे कि क्षेत्र में शासन व प्रशासन के क्षेत्र में। अब कुछ अन्य बातों की देखें जो चर्चा में बनी रही हैं। आत्मनिर्भर गुजरात सहायता, आत्मनिर्भर गुजरात सहायता योजना, आत्मनिर्भर गुजरात सहायता योजना ये आपका गुजरात सरकार के द्वारा शुरू की गई है। लो मिडिल इनकम, निम्न मध्यम आय के लोगों को, और इसमें 1 लाख रुपये तक का क्या दिया जाएगा, लोन दिया जाएगा, वो भी आपका 2% की ब्याज दर से। और सबसे अच्छी बात इसमें आपको गारंटी कि किसी भी प्रकार की कोई गारंटी नहीं होगी, और ये 3 सालों के लिए होगा, और पहली किस्त का भुगतान भी एक लंबा प्रोसेस यानी आपको 6 माह में करना होगा। तो ये आपका पूछा जा सकता है आत्मनिर्भर गुजरात सहायता योजना। अगला हम बात कर लेते हैं, अभी हाल ही में देखा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन के जो डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि वो हर हालत में 31 अगस्त 2020 को क्या, यानी ये आपका इनका कार्यकाल 21 में पूरा होना था, सितंबर 2021 में, लेकिन उन्होंने कहा 31 अगस्त 2020 को इस्तीफा ये दे देंगे, जिनका नाम क्या है, रॉबर्टो एजेवेडो। तो ये पूछा जा सकता हाल ही में किसने ऐसा अनाउंसमेंट किया, तो रॉबर्टो एजेवेडो के द्वारा ऐसा अनाउंसमेंट किया गया है। ये ब्राज़ील के आपके क्या हैं, ब्राज़ील के डिप्लोमेट्स हैं, तो इन्हीं को आपका WTO का डायरेक्टर जनरल बनाया गया। 2 बार बनाया गया, एक आपका 2013 से 17 के लिए 4 साल के लिए हुए थे, और 4 से आपका 17 से 21 साल में, यानी 2021 में इनका कार्यकाल अगले 4 साल के लिए चुने गए थे, तो 21 में पूरा होना था। अब हम WTO की कुछ बात कर लेते, तो WTO की स्थापना कैसे कैसे होती है, कुछ अगर हम बात करें तो ये पहले WTO को गैट्स के नाम से जाना जाता था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड्स के नाम से, जिसकी स्थापना 1947 में की गई थी। लेकिन आगे चलकर काफ़ी इसमें प्रयास किया जाता है, 7 राउंड की आपकी चर्चाएं होती है, नेगोशिएशन होता, अंतिम आपका जो लास्ट आपका राउंड नेगोशिएशन होता, इसी को किस नाम से जाना जाता, तो उरुग्वे राउंड नेगोशिएशन के नाम से जाना जाता, जो 1986 में चलता है, 1994 तक चलता है, और फिर 15 अप्रैल, कब, 15 अप्रैल, ध्यान दीजिएगा, 15 अप्रैल 1994 को क्या होता, मराकास एग्रीमेंट होता। उसी मराकास मोरक्को में एक शहर है, तो मराकास एग्रीमेंट के अंतर्गत 1 जनवरी, ध्यान दीजिएगा, जो WTO आया है, ये WTO 1 जनवरी 1995 में आया है। तो 1 जनवरी 1995 में WTO की स्थापना की जाती है। अगला जो इम्पोर्टेंट है, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज ये आपका 15 मई को हर साल मनाया जाता, पहली बार 1994 में मनाया गया था। अगर 2020 की हम थीम की बात करें, तो 2020 की थीम क्या है, तो ये फैमिलीज इन डेवलपमेंट कोपेनहेगन एंड बीजिंग +25। तो इसका मतलब यहाँ कोपेनहेगन और बीजिंग आया, तो महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए हमने क्या किया, 1995 में, यानी बीजिंग अनाउंसमेंट, बीजिंग घोषणा, बीजिंग डिक्लेरेशन अनाउंस किया। इससे क्वेश्चन IAS में पूछा जा चुका है, जिसमें महिलाओं के अधिकारों को संरक्षित किया जाता है। इसके अलावा कोपेनहेगन भी 1995 में ये भी आपका डिक्लेरेशन हुआ। इसमें महिलाओं और पुरुषों के समान माना गया है, इसमें हर प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया जाता है। तो ये आपका कौन था, यानी इसमें फैमिलीज एक परिवार के रूप में जो मूल्यों का आत्मसात हो, बच्चों में विकास हो, वो कोपेनहेगन डिक्लेरेशन में भी शामिल किया गया है। तो ये 15 मई ध्यान रखिएगा, तो इसी को इंटरनेशनल डे ऑफ द फैमिलीज के रूप में मनाया जाता है। अगला जो चर्चा में था आपका, ये दिबांग मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट को लेकर के था। असल में होता क्या, 2008 में इसकी पहल यानी स्थापना उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में की जाती है, और आपको जानकर आश्चर्य होगा 278 फीट की ऊंचाई पर इसको स्थापित किया जाएगा। और यह अगर स्थापित हो गई दिबांग मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, तो यह विश्व की सबसे ऊंची, ध्यान दीजिएगा, भारत की तो होगी ही, भारत की सबसे ऊंची मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट में शामिल हो जाएगा। लेकिन समस्या क्या है, अरुणाचल प्रदेश में
बहुत ज़्यादा यानी ये प्लांट है, पौधे हैं, तो इसको लगाने के लिए यानी 1165 हेक्टेयर पेड़ पौधों को काटना पड़ेगा। इसीलिए अब जो फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी है उन्होंने मना कर दिया। तो फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ही डिसाइड करती है कि किन पेड़ पौधों को काटा जाए, किन को नहीं। तो ये फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी जो कि पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय के अंतर्गत आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत स्थापित की गई है। यही आपका जब तक ये आपका अपनी अनुमति देती तब तक पेड़ पौधों को नहीं काटा जा सकता है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में दिबांग और दिबांग नदी पर इसको दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को स्थापित किया जा रहा, जो आपकी ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है दिबांग। आगे आइए, ये आपके जो रॉबर्टो एजेवेडो थे जिन्होंने अभी रिजाइनमेंट की अनाउंस की, ये उनका पिक है, देख लीजिए। अगला रक्षा मंत्री के द्वारा आपका 15 मई 2020 को राष्ट्र को 2 चीज़ें समर्पित की गई। उनमें से एक आपका क्या है, ऑफशोर पेट्रोल डीजल अपतटीय गश्ती जहाज़ों को, जिनमें 5 बनाए जाने थे, उनमें आपका प्रथम बन के तैयार हो गया और देश को उन्होंने सौंप दिया है। और इसी का नाम क्या रखा गया, इसी का नाम सचेत रखा गया है। तो पूछा जा सकता सचेत क्या, इस टाइप के क्वेश्चन आपके IAS 2017 या देखोगे पूछे गए थे, उस समय भी जो चर्चा में थे। तो सचेत आपका ये ऑफशोर यानी अपतटीय यानी क्या है, वेजल्स यानी जहाज है, गश्ती जहाज है, ध्यान रखिएगा। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया और ये सोफिस्टिकेटेड अत्याधुनिक नौवहन तथा कम्युनिकेशन उपकरणों से लैस है। अगर लंबाई की बात करें तो 105 मीटर लंबा, 2350 किलो वजन है और 91,9100 किलोवाट के 2 इसमें डीजल इंजन को भी लगाया गया है। अन्य कुछ विशेषताओं की बात करें तो यह 6000 नॉटिकल मील की सहन शक्ति के साथ 26 नॉट की अधिकतम गति से चल सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, 6000 नॉटिकल मील की सहन शक्ति इसकी है, काफ़ी ज़्यादा है। और 26 नॉट यानी समुद्री मील की एक दूरी को मापने, गति को